अध्याय 16 जादुई मछलियाँ। अब मुझे आपको ये बताना होगा कि एरविक और 3 अन्य स्कीजर्स का क्या हुआ, जो रानी कुओ को फ्लैटहेड सुडिक के जादू से डायमंड स्वान में बदल दिए जाने के बाद लोहे की नाव में तैरते रह गए थे। चारों स्कीजर्स सभी युवा थे और उनका नेता एरविक था। कुओ ने उन्हें नाव में अपने साथ ले लिया था ताकि अगर वो फ्लैटहेड प्रमुख को पकड़ ले तो उसकी सहायता कर सके, जैसा कि वह अपनी चांदी की रस्सी के माध्यम से करने की उम्मीद करती थी। वे उस जादू टोने के बारे में कुछ नहीं जानते थे जो पनडुब्बी को चलाता था और इसलिए जब उन्हें झील पर तैरते हुए छोड़ दिया गया तो वे समझ नहीं पाए कि क्या करें। वे पनडुब्बी को न तो डुबो सकते थे और न ही डूबे हुए द्वीप पर वापस ला सकते थे। नाव में न तो चप्पू थे और न ही पाल, जो लंगर डाले हुए नहीं थी बल्कि झील की सतह पर चुपचाप बह रही थी। डायमंड स्वान को अपने लोगों के बारे में कोई चिंता या परवाह नहीं थी। वह झील की दूसरी तरफ चली गई थी और इरविक और उसके साथियों की सभी पुकार और विनती उस व्यर्थ पक्षी ने अनसुनी कर दी थी। चूंकि उनके पास करने के लिए और कुछ नहीं था, वे चुपचाप अपनी नाव में बैठ गए और जितना संभव हो सके उतने धैर्य के साथ किसी के आने का इंतजार करने लगे। फ्लैटहेड्स ने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया था और अपने पहाड़ पर वापस चले गए थे। सभी स्कीजर्स ग्रेट डोम में कैद थे और खुद की भी मदद नहीं कर सकते थे। जब शाम हुई तो उन्होंने देखा कि डायमंड स्वान अभी भी झील के विपरीत किनारे पर था। पानी से बाहर रेत पर चला गया, अपने हीरे से सने पंखों को हिलाया और फिर रात के लिए आराम करने की जगह की तलाश में झाड़ियों के बीच गायब हो गया। मुझे भूख लगी है, एरविक ने कहा। मुझे ठंड लग रही है, एक अन्य स्कीजर ने कहा। मैं थक गया हूँ, तीसरे ने कहा। मुझे डर लग रहा है, उनमें से आखिरी ने कहा। लेकिन शिकायत करने से उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। रात हो गई और चांद उग आया और पानी की सतह पर चांदी जैसी चमक बिखेरने लगा। सो जाओ, एरविक ने अपने साथियों से कहा। मैं जागता रहूंगा और देखता रहूंगा, क्योंकि हमें किसी अप्रत्याशित तरीके से बचाया जा सकता है। अतः अन्य 3 लोग नाव के निचले भाग में लेट गए और शीघ्र ही गहरी नींद में सो गए। एरविक देखता रहा। वह नाव के अगले हिस्से पर झुककर आराम कर रहा था। उसका चेहरा चांदनी पानी के पास था और वह दिन की आश्चर्यजनक घटनाओं के बारे में सपने में सोचता रहा और सोचता रहा कि ग्रेट डोम में कैदियों के साथ क्या होगा। अचानक एक छोटी सी सुनहरी मछली ने झील की सतह से अपना सिर ऊपर उठाया, जो उसकी आंखों से 1 फुट से ज्यादा दूर नहीं थी। फिर एक सिल्वरफिश ने अपना सिर सुनहरी मछली के बगल में उठाया और एक पल बाद एक ब्रोंज़फिश ने दूसरों के बगल में अपना सिर उठाया। तीनों मछलियां एक पंक्ति में अपनी गोल चमकीली आंखों से इरविक द स्कीजर की चकित आंखों में गंभीरता से देख रही थीं। हम 3 सिद्ध पुरुष हैं जिन्हें रानी कुओ ने धोखा दिया और दुष्टतापूर्वक रूपांतरित कर दिया, सुनहरी मछली ने कहा। उसकी आवाज धीमी और नर्म थी, लेकिन रात के सन्नाटे में स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। मैं हमारी रानी के विश्वासघाती कृत्य के बारे में जानता हूँ, इरविक ने उत्तर दिया, और मुझे आपके दुर्भाग्य के लिए खेद है। क्या आप तब से झील में हैं? जवाब मिला, हाँ, मुझे आशा है कि आप ठीक और सहज हैं, इरविक ने हकलाते हुए कहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि और क्या कहे। हमें पता था कि एक दिन कुओ को वह हश्र मिलेगा जिसकी वह हकदार है, ब्रोंज़फिश ने कहा। हमने इस समय का इंतजार किया और देखा है। अब अगर तुम हमारी मदद करने का वादा करोगे और वफादार और सच्चे रहोगे, तो तुम हमें हमारे प्राकृतिक रूप को वापस पाने में मदद कर सकते हो और खुद को और अपने सभी लोगों को उन खतरों से बचा सकते हो जो अब तुम्हारे लिए खतरा हैं। ठीक है, इरविक ने कहा, आप इस बात पर भरोसा कर सकते हैं कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा। लेकिन मैं कोई चुड़ैल या जादूगर नहीं हूं, आपको ये जानना चाहिए। हम बस इतना चाहते हैं कि आप हमारे निर्देशों का पालन करें, सिल्वरफिश ने जवाब दिया। हम जानते हैं कि आप ईमानदार हैं और आपने कुओ की सेवा सिर्फ इसलिए की क्योंकि आप उसके गुस्से से बचना चाहते थे। जैसा हम कहते हैं वैसा करो और सब ठीक हो जाएगा। मैं वादा करता हूँ, युवक ने कहा। मुझे पहले बताओ कि मुझे क्या करना है। तुम्हें अपनी नाव के नीचे वह चांदी की रस्सी मिलेगी जो कुओ के हाथ से तब गिरी थी जब वह रूपांतरित हुई थी, सुनहरी मछली ने कहा।
उस रस्सी का एक सिरा अपनी नाव के आगे के भाग से बांधो और दूसरा सिरा पानी में हमारे पास छोड़ दो। हम सब मिलकर तुम्हारी नाव को किनारे तक खींच लेंगे। इरविक को इस बात पर बहुत संदेह था कि 3 छोटी मछलियां इतनी भारी नाव को ले जा सकती हैं, लेकिन उसने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था और सभी मछलियों ने चांदी की रस्सी के अपने अपने सिरे को अपने मुंह में पकड़ लिया और निकटतम तट की ओर चल पड़ी, जो वही स्थान था जहां फ्लटहेड्स खड़े थे जब उन्होंने रानी कुओ पर विजय प्राप्त की थी। पहले तो नाव बिल्कुल भी नहीं हिली, हालांकि मछलियां अपनी पूरी ताकत से उसे खींच रही थीं। लेकिन जल्द ही तनाव दिखने लगा। नाव बहुत धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ रही थी, हर पल उसकी गति बढ़ती जा रही थी। रेतीले तट से कुछ गज की दूरी पर मछलियों ने अपने मुंह से रस्सी छोड़ दी और एक तरफ तैर गईं, जबकि लोहे की नाव, जो अब चल रही थी, तब तक चलती रही जब तक कि उसका अगला हिस्सा रेत पर नहीं घिस गया। इरविक एक तरफ झुके और मछलियों से पूछा, अब आगे क्या? तुम्हें रेत पर एक तांबे की केतली मिलेगी, सिल्वर फिश ने कहा, जिसे सू डिक भूल गया था जब वह चला गया था। इसे झील के पानी में अच्छी तरह से साफ कर लेना, क्योंकि इसमें जहर हो सकता है। जब ये साफ हो जाए तो इसे ताजे पानी से भरकर नाव के किनारे पर रख देना, ताकि हम तीनों केतली में तैर सकें। फिर हम तुम्हें आगे की शिक्षा देंगे। तो क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें पकड़ लूं? इरविक ने आश्चर्य से पूछा। जवाब मिला, हाँ। इसलिए इरविक नाव से बाहर कूद गया और उसने तांबे की केतली ढूंढी। उसे समुद्र तट पर थोड़ी दूर ले जाकर उसने उसे अच्छी तरह धोया और किनारे की रेत से उसमें मौजूद जहर की हर बूंद को साफ किया। फिर वह नाव पर वापस चला गया। इरविक के साथी अभी भी गहरी नींद में थे और उन्हें तीनों मछलियों के बारे में कुछ भी पता नहीं था या उनके आसपास क्या अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थीं। इरविक ने केतली को झील में डुबोया और तब तक हैंडल को मजबूती से पकड़े रखा जब तक कि वह पानी के नीचे न आ गई। सोने, चांदी और कांसे की मछलियां तुरंत केतली में तैर गईं। युवा स्कीजर ने फिर उसे उठाया, थोड़ा पानी डाला ताकि वो किनारे से बाहर न गिरे, और मछलियों से कहा, अब क्या? केतली को किनारे पर ले जाओ। झील के किनारे किनारे पूर्व की ओर 100 कदम चलो और फिर तुम्हें घास के मैदानों से होकर पहाड़ियों से नीचे घाटियों तक जाने वाला एक रास्ता दिखाई देगा। रास्ते पर तब तक चलते रहो जब तक तुम एक झोपड़ी तक न पहुंच जाओ जो कि बैंगनी रंग से रंगी हुई है और जिस पर सफ़ेद सजावट की गई है। जब तुम इस झोपड़ी के गेट पर रुकोगे तो हम तुम्हें बताएंगे कि आगे क्या करना है। सबसे ज्यादा सावधान रहना कि कहीं तुम ठोकर न खाओ और केतली से पानी न गिर जाए, नहीं तो तुम हमें बर्बाद कर दोगे और तुम्हारा किया धरा सब बेकार हो जाएगा। गोल्डफिश ने ये आदेश दिए और इरविक ने सावधान रहने का वादा किया और आज्ञा का पालन करना शुरू कर दिया। उसने अपने सोए हुए साथियों को नाव में छोड़ दिया, सावधानी से उनके शरीर के ऊपर से कदम बढ़ाते हुए, और किनारे पर पहुंचकर पूर्व की ओर ठीक 100 कदम बढ़ाए। फिर उसने रास्ता देखा और चांदनी इतनी तेज थी कि उसने उसे आसानी से खोज लिया, हालांकि ये ऊंची घासों के कारण छिपा हुआ था जब तक कि एक घास उस पर पूरी तरह से नहीं आ गई। ये रास्ता बहुत संकरा था और ऐसा नहीं लगता था कि इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन ये बिल्कुल अलग था और इरविक को इसका अनुसरण करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। वो एक विस्तृत घास के मैदान से होकर चला, जो ऊंची घास और घासों से ढका हुआ था। एक पहाड़ी पर चढ़ा और एक घाटी में उतरा और फिर एक और पहाड़ी पर चढ़ा और फिर नीचे उतरा। इरविक को ऐसा लग रहा था कि वह मीलों मील पैदल चला है। वास्तव में चांद डूब गया था और दिन निकलने वाला था, तभी उसे सड़क के किनारे एक सुंदर सी झोपड़ी दिखी, जो बैंगनी रंग से रंगी हुई थी और जिस पर सफ़ेद रंग की सजावट थी। यह एक सुनसान जगह थी, आसपास कोई दूसरी इमारत नहीं थी और ज़मीन पर कोई जुताई भी नहीं थी। यहाँ कोई किसान नहीं रहता था, ये तो पक्का था। ऐसी सुनसान जगह पर कौन रहना चाहेगा? लेकिन इरविक ने ऐसे सवालों से अपना सिर ज्यादा देर तक नहीं खपाया। वह झोपड़ी की ओर जाने वाले गेट तक गया, तांबे की केतली को सावधानी से नीचे रखा और उसके ऊपर झुककर पूछा, आगे क्या?